हाय एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फोर्थ यूनिट, हिस्ट्री का फोर्थ यूनिट, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कब और कहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज वजूद में आई। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि फैक्ट्रीज क्या हो गए, इंडस्ट्रीज क्या हो गए। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है हम सब के अंदर कि हम जब भी बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हम समझते हैं कि ये फैक्ट्री ग्रोथ जो है ग्रोथ फैक्ट्रीज की है। हम जब भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो है फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन है। हम जब भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं, हम समझते हैं कि ये फैक्ट्री वर्कर्स की हम समझते हैं कि ये फैक्ट्री वर्कर्स हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। हम पहले देखेंगे कि फैक्ट्रीज क्या हो गए और इंडस्ट्रीज क्या हो गए। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज समझाने के लिए मैं एक डिक्शनरी से लिया हुआ आपको मीनिंग समझाऊंगा, फैक्ट्री का मीनिंग और इंडस्ट्री का मीनिंग। फैक्ट्री के दो डेफिनेशंस में आपको समझाऊंगा। फैक्ट्री जो है a trading establishment especially set up by merchant working in a foreign country। फैक्ट्री एक किस्म की, एक मानो जैसे कि एक घर होता है, एक बिल्डिंग होती है, एक तरह का एक ऑफिस होता है, वैसी ही एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है इसका। फैक्ट्री का एक स्ट्रक्चर है जो या तो यूजुअली या तो नेटिव कंट्री में होगी या तो किसी फॉरेन कंट्री में होगी। कौन डालते हैं इस चीज को, कौन डालते हैं इस फैक्ट्री को? मर्चेंट्स। मर्चेंट्स आप आगे देखेंगे कि मर्चेंट्स हो को कौन हो गए। और इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे, या इससे पहले दूसरी डेफिनेशन में आपको फैक्ट्री की बताऊंगा। इट्स अ बिल्डिंग और द प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस। सबसे इजी डेफिनेशन है याद रखने के लिए, कल को एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्ट्री हो क्या गई। तो उसके लिए आप ये डेफिनेशन याद रखना। ये एक बिल्डिंग है या एक प्लेस है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि फैक्ट्री का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स जैसे हमारे हाउसेस का स्ट्रक्चर होता है, हमारे हाउसेस या बाकी जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन होगा उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही एक फैक्ट्री का स्ट्रक्चर होता है। फैक्ट्री क्या है अब? अ बिल्डिंग और द अदर प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस। मैन्युफैक्चरिंग ये प्रोसेस है जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज की बात करूंगा मैं, या इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं। इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? बिजनेसेस ऑफ द सेम टाइप कंसिडर्ड एज ए होल। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट बड़ा है इंडस्ट्री का। हम यूजुअली कहते हैं कि जो कश्मीर में है, कश्मीर की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इस साल खसारे में चली, इस साल इसका घाटा हो गया। या हम बात करते हैं होटल इंडस्ट्री। ठीक, तो जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम फैक्ट्रीज की बात करेंगे तब जाके हम एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, या अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो इट मींस हम सारे होल कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर फिर श्रीनगर से हो, गुलमर्ग से हो, पहलगाम से हो, लद्दाख से हो, जम्मू से हो, या कश्मीर से हो। तो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्री की एक प्लेस नहीं है, इंडस्ट्री का एक बिल्डिंग या बाकी प्लेस नहीं है एज कंपेयर टू द फैक्ट्री। तो होप क्या आपको ये फैक्ट्री और इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो समझ आई होगी। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उससे पहले क्या था? उससे पहले भी जो है प्रोडक्शन होती थी। ये ऐसी बात नहीं है कि इंडस्ट्रीज के आने से ही हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई ना, बल्कि इंडस्ट्रीज के आने से पहले भी जो है प्रोडक्शन होती थी, कंट्रीज के दरमियान ट्रेड होता था। अगर हम बात करेंगे पुरानी सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तब भी प्रोडक्शन होती थी, तब भी ट्रेड होता था, लेकिन तब जाके इंडस्ट्रीज नहीं थे। तो फैक्ट्रीज का कंसेप्ट अलग है, इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट अलग है। वी क्लोजली रिलेट फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज बट इट्स नॉट लाइक सो। मैंने पहले ही कहा कि हम क्लोजली इनको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करें तो हम तब जाके ये कंसेप्ट भी खुद अपने आप में ही डेवलप करते हैं, इट्स अ ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज। हम जब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, हम बोलते हैं कि ये फैक्ट्री प्रोडक्शन है, बट इट्स नॉट लाइक सो। ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। फैक्ट्रीज की डेफिनेशन अलग है, इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन अलग है। वी थिंक वी थिंक दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड विद द सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। हम ये भी सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम उसी चीज को कहेंगे जब से फैक्ट्रीज वजूद में आए। बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट करेक्ट।
ठीक नहीं है, तो फिर क्या है? द आंसर लाइज हियर। अब हम उस चीज का जवाब पढ़ेंगे। फैक्ट्रीज क्या हो गए, इंडस्ट्रीज क्या हो गए। बिफोर फैक्ट्रीज वर सेट अप, देयर वाज लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। फैक्ट्रीज के आने से पहले भी जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती थी। उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? उस पीरियड को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया। तो प्रोटो हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इट मीन्स ये वो जमाना होता है जब हिस्ट्री मौजूद ना हो। जब हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हम उस, जैसे कि हम एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इनमें हम डिफरेंट हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री भी एक हिस्ट्री है। ये वो जमाना है जब हिस्ट्री मौजूद ना हो, जहाँ पे आपको रिटन रिकॉर्ड्स ना हो, जहाँ पे आपको डिफरेंट सोर्सेस अवेलेबल ना हो। तो ऐसे ही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक जमाना था। तो ये कौन सा जमाना था? इट्स अ स्टेज, ये एक स्टेज है when there used to be large scale of production but in the absence of modern factories. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन अब हम उस जमाने को कहते हैं, उस वक्त को कहते हैं जब हेवी प्रोडक्शन होती थी, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती थी, सारे प्रोडक्ट्स बनते थे, सारे गुड्स बनते थे, लेकिन तब जाके मॉडर्न फैक्ट्रीज नहीं थी। मिसाल मैं फिर से दूंगा, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, सारे किस्मों की प्रोडक्शन वहां पे थी। जो भी तब जाके सिस्टम, जिन चीजों से भी सिस्टम चलता था, वो सारी चीजें अवेलेबल थे, वो सारे गुड्स अवेलेबल थे, लेकिन फैक्ट्रीज नहीं थे। इंडस्ट्रीज की तो दूर की बात है, इंडस्ट्रीज तो 18th सेंचुरी का कंसेप्ट है। ठीक है, ओके। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, expansion of world trade and colonies were set up in the different parts of the world and demand for the goods increased. हमने देखा जब दुनिया आगे चलती गई, जब दुनिया आगे आगे चलती गई, तो आगे आगे चलने से क्या हो गया, दुनिया में जो है डिफरेंट कॉलोनीज वजूद में आए। मिसाल में दूंगा, अगर हम अपने एरिया की बात करेंगे, जो टंगमर्ग आज से 50 साल पहले था, वो टंगमर्ग आज डिफरेंट है, और जो टंगमर्ग आज है आने वाले 50 साल के बाद डिफरेंट होगी। एक तो बड़ी एक्सपेंशन होगी, डिफरेंट कॉलोनीज सेटअप होंगे, डिफरेंट लोग पैदा होंगे, डिफरेंट मोहल्ले बनेंगे, डिफरेंट सिटीज वजूद में आएंगे। जब ये सारे लोग या पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, या सिटीज वजूद में आते हैं, या कॉलोनीज वजूद में आते हैं, इससे क्या होता है कि लोगों की एक डिमांड क्रिएट होती है। जब लोगों की डिमांड क्रिएट हो गई गुड्स के लिए, तो उन गुड्स का वजूद में आना तय हो जाता है। ठीक है। Then the merchants could not expand production in towns because towns had powerful urban crafts and trade guilds. अब यही जमाना था जब पूरे दुनिया में ट्रेड का सिस्टम, ट्रेड वजूद में आया, यानी कि कंट्री ए ने कंट्री बी के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, कैसे ऋतिक रोशन अपनी जगह से निकला ट्रेड करने के लिए दूसरी जगह। ठीक, तो ऐसा ही सिस्टम जब आगे आया तो फिर क्या हुआ, तब जाके जो मर्चेंट्स थे, या जो ट्रेड होता था, या जो प्रोडक्ट्स का प्राइस हुआ करता था, या जो प्रोडक्शन हुआ करती थी, वो सारे लोग जो है, या वो सारे प्रोडक्ट्स जो है, या वो सारे गुड्स जो है, उनको एक ही कैटेगरी डिसाइड करती थी, एंड दैट वाज द ट्रेड गिल्ड्स। अब हम ट्रेड गिल्ड्स देखेंगे। ट्रेड गिल्ड्स हो क्या गए, यानी कि जो पुराने जमाने में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, जब फैक्ट्रीज नहीं थे, जो तब ट्रेड चलता था, जो तब प्रोडक्ट्स चलते थे, जो तब गुड्स मार्केट में चलते थे, उन गुड्स का रेट जो था, प्राइस जो था, या उन किन चीजों की प्रोडक्शन होगी, ये सारी चीज जो है एक ही कैटेगरी के लोग, या एक ही कैटेगरीज के लोग जो है डिसाइड करते थे, और उनको हम ट्रेड गिल्ड्स कहते हैं। आज भी ये ट्रेड गिल्ड्स हैं, आज भी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, तब जाके ट्रेड गिल्ड्स हुआ करते थे। ट्रेड गिल्ड्स जो है ये एक मर्चेंट्स का ग्रुप होता है, जैसे ड्राइवर्स यूनियन होता है। ड्राइवर्स यूनियन में जो भी उनका हेड कोई कॉल लेगा तो सारे ड्राइवर्स को वो फॉलो करना है। आज जो है ट्रेडर्स यूनियन होते हैं, जो भी यूनियन का हेड होगा, अगर वो कोई कॉल लेगा, अगर वो कोई एक्शन लेगा, तो यूनियन के लोगों को उस चीज को फॉलो करना पड़ता था। और तब जाके पुराने जमाने में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था, जो भी ट्रेड होता था, जो भी प्रोडक्ट्स का प्राइस होता था, जो भी प्रोडक्शन होती थी, सारी जो है
ये कैटेगरी डिसाइड करती थी कि इस प्रोडक्ट की अब प्रोडक्शन होगी और इस प्रोडक्ट का ये रेट होगा और ये प्रोडक्ट हम फलानी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे। ये जो भी डिसाइड करते थे यही लोग करते थे, ठीक है। तो तब जाके जो है बाकी लोगों के पास मौका नहीं था अर्बन एरियाज में। यहाँ पे याद रखना ये लोग जो है अर्बन एरियाज में था, अर्बन एरियाज में थे। अभी हम सिटीज की बात करें, अभी हम गांवों की तरफ नहीं गए। और ये ट्रेड यूनियन जो है सिटीज में थे और ये सिटीज में जो ट्रेड यूनियंस काम करते थे, ना ये सिटीज में नए किसी बंदे को आने देते थे ना किसी को जाने देते थे, ठीक। ना किसी को रेट इंक्रीज करने देते थे ना किसी को रेट डिक्रीज करने को कहते थे, ना किसी को नया कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कहते थे, बल्कि जो भी चलता था सारा कुछ टाउन्स में इन्हीं के बलबूते पे चलता था। किन के बलबूते पे? ट्रेड गिल्ड्स के बलबूते पे। अब जो है लोगों को बिजनेस करना था। अब हमने आगे देखा, ऊपर देखा कि डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गई। ये तो जो है कल हम पढ़ रहे थे कि फ्लोटिंग मार्केट्स या फ्लोटिंग रेट हो गया। अब जो है डिमांड पे रेट क्रिएट हो गया, डॉलर का रेट डिमांड पे, डॉलर का वैल्यू डिमांड इस पे डिमांड पे क्रिएट हो गया। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे भी था। अब कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ मर्चेंट्स थे, उनको बिजनेस करना था। अब ये अर्बन एरियाज में करते, वहां पे इनको इजाजत नहीं थी, वहां पे इनको ट्रेड गिल्ड्स अलो नहीं करते थे। फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया क्या? जिनको बिजनेस करना था उन्होंने किया क्या? उन्होंने जो काम किया, दे कंट्रोल्ड एवरीथिंग। पहले जो हम ट्रेड गिल्ड्स की बात करेंगे, ट्रेड गिल्ड्स कंट्रोल्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग production, prices, competition, even rules had granted different guilds monopoly over production. इवन की मोनोपोली मैंने पहले ही कहा, ये मतलब हो गया कि अगर कोई मार्केट है, मार्केट में एक ही दुकानदार मुर्गा बेचेगा क्योंकि उसको बोला गया है कि आप ही बेचोगे, आप ही मुर्गे का जो है बिजनेस करोगे। किसने बोला है? यूजुअली सरकार ने बोला होगा। तो तब जाके जो है ये सारी चीजें ट्रेड गिल्ड डिसाइड करता है, कौन बंदा कौन सा प्रोडक्शन करेगा, कौन बंदा कितने में कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा, जो भी तब जाके चलता था सारा ट्रेड गिल्ड जो है डिसाइड करता था। अब जिनको बिजनेस करना था, यानी कि जो नए आए थे बिजनेस करने के लिए, जो नए मर्चेंट्स आए थे इस फील्ड में काम करने के लिए, उनके पास तो मार्केट अवेलेबल था नहीं क्योंकि मार्केट तो ऑक्यूपाई किया था ट्रेड गिल्ड्स ने। अब उन्होंने क्या किया? देयरफॉर मर्चेंट्स वर नॉट एबल टू एक्सपैंड प्रोडक्शन इन टाउन्स, हेंस मूव टू कंट्री साइड। अब जो है नए नए मर्चेंट्स को, जिनको ट्रेड गिल्ड्स के साथ एफिलिएशन नहीं थी, उनको ट्रेड गिल्ड अलो नहीं करता था अर्बन एरियाज में ट्रेड करने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ा? हेंस दे मूव टू कंट्री साइड। इन्होंने जो है गांव की तरफ रुजू किया। गांव हो गए कंट्री साइड, गांव की तरफ रुजू किया। इन कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। अब जो है गांवों के लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। किस तरीके से खुश हो गए? क्योंकि जो मर्चेंट्स थे वो गांव में चले गए, गांव में लोगों को बोला कि आप हमारे लिए ये चीजें प्रोड्यूस कीजिए, आप हमारे लिए कॉटन प्रोड्यूस कीजिए, आप हमें दे दीजिए, हम आपका कॉटन खरीदेंगे, आपको हम एडवांस में पैसे देंगे। तो गांव के लोग खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि वो खुश हुए कि अब जो है हमें अपने ही गांव में काम मिलने लगा। पुअर पीजेंट्स बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स, और उन्होंने हंसते हंसते इन मर्चेंट्स के लिए, मर्चेंट्स मतलब जो हमारे यहाँ पे भी लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, तो इन्होंने क्या किया? इन गांव के जमींदार लोगों ने, गांव के गरीब पीजेंट्स ने क्या किया? वो हंसते हंसते तैयार हुए मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए। और इवन जिन फील्ड्स में ये काम करते थे उसमें वो सारे फैमिली के बंदे, जो फैमिली के मेंबर्स जो हैं काम करते थे। तो इस तरह एक फैमिली के सारे फैमिली मेंबर्स को काम मिलना शुरू हो गया और एक घर में ही अब जो है एक फैक्ट्री बनने लगी। क्योंकि हमने देखा फैमिली को बोला गया, एक फैमिली को बोला गया, मर्चेंट आया इनके पास, जैसे हमारे यहाँ पे होता है हैंडलूम्स का काम करते हैं हम। तो एक फैमिली के पास एक मर्चेंट आया, उन्होंने इनको कहा कि आपका जो प्लॉट है, आपके पास जो जमीन है, आप इसमें कॉटन उगाइए और वो कॉटन हमें दे दीजिए, हम आपका कॉटन खरीदेंगे। तो सारे फैमिली मेंबर्स इस बिजनेस में, इस काम में इन्वॉल्व हो गए, सबको जॉब मिला और ये घर जो है कन्वर्ट हो गया किसमें? फैक्ट्री में। मैंने पहले ही कहा फैक्ट्री की एक प्लेस होती है और फैक्ट्री का एक स्ट्रक्चर होता है। तो गांव वालों में सब गांव वालों के पास अपनी अपनी फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई। Poor peasants had tiny plots which could not provide work to all family members. अब कुछ लोगों के पास जो है बहुत ज्यादा कम जमीन थी जिसमें वो कम ही लोग काम कर सकते थे, और जिनके पास ज्यादा जमीन थी जिसमें सारे लोग काम कर सकते थे उन्होंने किए।
Merchants came and offered them to produce goods for them. They eagerly agreed. मर्चेंट्स इनके पास आए, गांव वालों के पास आए, कहा आप हमारे लिए काम कीजिए, अपने ही फील्ड्स में आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे, चाहे आप चाहे जैसे हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर था। हमारे यहाँ पे होता है क्या है, अब आलू का सीजन है, आलू अब हार्वेस्ट करने हैं, इससे पहले अब लहसुन का था, ठीक है, गार्लिक का था, या प्याज का था, ऑनियंस का था। हम काम करते हैं, हम ऑनियंस प्रोड्यूस करते हैं, हम आलू प्रोड्यूस करते हैं, हम लहसुन प्रोड्यूस करते हैं, और फिर लेटर ऑन हम क्या करते हैं, हम उसको बेचते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही जो हमारे वो ऑनियंस, लहसुन या जो भी पोटैटोज हैं, जो भी वो खरीदते हैं, उनको हम मर्चेंट्स कहते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम तब जाके प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में था। मर्चेंट्स लोगों के पास गए, उनको कहा आप हमारे लिए, आपके पास जो ज़मीन अवेलेबल है इसमें ज़मींदारी कीजिए, उसमें जो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कीजिए, हम आपको वो खरीद लेंगे। और वो खुश हो गए, उन्होंने एग्री किया इस चीज़ के साथ। दे ईगरली एग्रीड। They were as they could earn while remaining in their countryside. अब ये सारे लोग जो हैं इस बात के लिए खुश थे कि अब एक तो इनको काम मिल गया, दूसरा ये अपने ही गांव में रहेंगे। हमने देखा ये वो जमाना था जब लोगों को गांव छोड़ के माइग्रेशन करनी पड़ती थी जॉब हासिल करने के लिए, ठीक है। लंदन came to be known as a finishing center. Why? Because goods were produced in countryside and were exported from London. अभी हम इंग्लैंड की बात करें क्योंकि इंग्लैंड में ही पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। अब जो है लंदन सेंटर बना। किस चीज का सेंटर बना? फिनिशिंग सेंटर इसको कहने लगे लोग। तब जाके मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, सारे लोगों ने इस लंदन का दूसरा नाम रखा फिनिशिंग सेंटर। क्यों फिनिशिंग सेंटर रखा गया? क्योंकि जो भी माल गांव से आता था या शहरों से आता था, सारा माल लंदन चला जाता था और लंदन से फिर जो है एक्सपोर्ट होता था बाकी कंट्रीज के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारा फ्रूट का बिजनेस है, जैसे हमारे एप्पल्स हैं, एक मंडी में जाते हैं, मंडी से फिर डिफरेंट स्टेट्स के लिए चला जाता है। तो ऐसा ही लंदन जो है इसको फिनिशिंग सेंटर कहा गया क्योंकि गांव से माल आता था, लंदन पहुंचता था और लंदन से ही फिर जो है वो माल सारा एक्सपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट मतलब हो गया फिर बाकी स्टेट्स में वो या बाकी कंट्रीज में चला जाता था। सो वी सा इन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स। हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा एक गिल्ड था, ट्रेड गिल्ड था, वो सारा काम जो है कंट्रोल करते थे। किस प्रोडक्ट का कितना, प्रोडक्ट मींस गुड, ठीक है, गुड मींस ये अच्छा नहीं है, गुड मींस कोई भी चीज। तो जो भी एक चीज की रेट होगी वो कौन डिसाइड करते थे? ट्रेड गिल्ड करता था। क्या चीज प्रोड्यूस करना है वो भी ट्रेड गिल्ड डिसाइड करता था, मर्चेंट्स डिसाइड करते थे। कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा, ये सारे कौन डिसाइड करते थे? मर्चेंट्स मींस ट्रेड गिल्ड। गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय विद इन द फैमिली मेंबर्स। अब जो गांव की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिश होने लगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम पढ़ते हैं आगे या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं हो क्या गए, तो जो गांव में है, गांव में ये फैमिली मेंबर सारा कुछ करते थे। So we came to know before the establishment of factories or industries, there used to be a large scale of production as well. तो ऐसे हम समझ सकते हैं अभी इंडस्ट्रीज नहीं आए थे ऑफिशियली, फैक्ट्रीज भी नहीं आए थे ऑफिशियली। हमने देखा गांव से अब जो है सारा माल निकलता था या अर्बन एरिया से या टाउन से जो है सारा माल निकलता था। तो इट मीन्स हम कंक्लूड कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर भी, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होने के बगैर भी जो प्रोडक्ट्स थे, large scale of production was there as well. Large scale of production means वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। The coming up of factories। अब हमने देखा कि यहां तक इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, फैक्ट्रीज भी नहीं थी, फिर भी जो है माल निकलता था, प्रोडक्शन होती थी। अब जब फैक्ट्रीज आए, अब जब द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री, जब फैक्ट्रीज आए तो फिर हुआ क्या? Early factories came up in 1730, but it was in late 18th century that the number of factories multiplied, that is increased. तो पहले पहले जब फैक्ट्रीज वजूद में आए, that was the time 1730, 1730 में, जब हिंदुस्तान में मुगल्स का दौर था। तो इंग्लैंड में तब जाके 1730s में इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज आने शुरू हो गए और फिर ये 18th सेंचुरी में जो है, 18th सेंचुरी लेट 18th सेंचुरी, यही कोई 1780 1790 में जो है ये इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अगर पहले 10 थे फिर ये 20 हो गए, 30 हो गए, 10 नहीं थे बल्कि बहुत ज्यादा थे। तो लेकिन ये लेटर ऑन जो है
इंक्रीज हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। A new era emerged, new era of cotton, एक नया दौर अब आया लेट 18th सेंचुरी में। इस दौर को क्या कहा गया? द इरा ऑफ कॉटन। अब ये जो है ये एक जमाना था जब हर चारों तरफ से कॉटन प्रोड्यूस होने लगा, चारों तरफ से कॉटन प्रोडक्शन होने लगी, सारे प्रोडक्ट्स कॉटन के बनते थे, सारे कपड़े कॉटन के बनते थे, तो इसको द इरा ऑफ कॉटन भी कहा गया। 1760s 1760s, Britain imported 2.5 million pound cotton. 1787, 22 million is imported. तो 1760 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, इससे आपको फिर सारा समझ आएगा। 1760s की अगर हम बात करेंगे, इंग्लैंड से कॉटन होता था, ब्रिटेन इंपोर्टेड 2.5 मिलियन पाउंड कॉटन। 1787 2.22 मिलियन इज इंपोर्टेड। तो ब्रिटेन में जो है माल आता था 2.5 मिलियन पाउंड, फिर यही 1787 जो है 22 मिलियन हो गया। इट मींस इसमें 20 गुना इजाफा हो गया। द increase in production was linked to a change in the process of production. Process includes the new technologies, machines et al. अब जो है इतना कैसे इंक्रीज हो गया? 2.5 मिलियन से कैसे 22 मिलियन जो है इसमें इजाफा हो गया एरा ऑफ कॉटन में? कॉटन में इतना इंक्रीज कैसे हो गया? इसके लिए एक रीजन इन्होंने कहा कि इसके लिए एक रीजन ये था कि जो है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन थी। मिसाल में दूंगा, अगर हम घर में कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो हम एक हफ्ते में मानो 1 पाउंड ये करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे मिसाल के तौर पे। अगर हम यही कॉटन की प्रोसेस जो है मशीन से प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो हो सकता है हम 10 पाउंड जो है एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही हुआ क्योंकि अब जो है मशीन्स इन्वेंट हुए थे, मशीन्स का इन्वेंशन हुआ था, और इन्हीं मशीन्स की वजह से 1787 में इतना ज्यादा इजाफा हुआ था। रिचर्ड आर्कराइट एक बंदे का नाम है जिसने कॉटन मिल को इन्वेंट किया था। कॉटन मिल से ही जो है इतनी ज्यादा क्या प्रोडक्शन हुई थी, इतना ज्यादा इजाफा हुआ था कॉटन की प्रोडक्शन में। किस चीज से हुआ था? एक मशीन से, जिस मशीन का नाम था कॉटन मिल। ये किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। ये क्वेश्चन कल को आ सकता है कि हु इन्वेंटेड द कॉटन मिल, तो उसका 1 नंबर का आंसर रिचर्ड आर्कराइट होगा। ठीक है। Till now, cotton production was done by families. अभी तक ये families में ये cotton produce होता था, लेकिन जब cotton mill आई तो ये फिर factories में जो है, but now new machines could be purchased and set up. अब जो है machines कोई खरीद सकता था, कोई भी merchant होगा machines खरीद सकता था और फिर वो machine से जो है cotton produce कर सकता था। लेकिन इससे पहले क्या हो गया, क्या हो रहा था? जब machines नहीं थी, जब cotton mill नहीं थी, जब रिचर्ड आर्कराइट ने ये इन्वेंट ही नहीं की थी, तब जाके गांव में लोग फैमिलीज में ये कॉटन प्रोड्यूस करते थे, घर में बैठते थे, सारे फैमिली मेंबर्स बैठते थे, फिर कॉटन प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जब से रिचर्ड आर्कराइट ने ये मिल इन्वेंट की, तब से मर्चेंट्स ने खुद ही फिर ये कॉटन मिल्स को खरीदा, फिर कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कॉटन मिल से, फिर इसमें जो है बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। Because of the workers could produce better product in large quantities. In addition, managing of labor was now much easier. अब जो है लेबर बहुत ज़्यादा इजी हुआ था, क्योंकि जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए 10 लोग चाहिए थे, वहाँ पे एक मशीन ही काफ़ी थी, और मशीन को एक बंदा ऑपरेट करने के लिए ही काफ़ी था। तो ये जो है कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, हमने देखा कॉटन पहले प्रोड्यूस हुआ, फिर कॉटन में कितना इजाफा हो गया। तो कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए सबसे अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल इन्वेंट की। फिर जब कॉटन मिल इन्वेंट हुई तो इससे जो है 20 गुना इजाफा हुआ कॉटन के एग्रीगेट वैल्यू में। पहले अगर 2.5 मिलियन पाउंड कॉटन प्रोड्यूस होता था 1760s में इंग्लैंड में, फिर यही जो है 1787 में ऑलमोस्ट 17 साल के बाद 22 मिलियन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि अब जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज आई थी। क्या चेंज आई थी? अब इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई थी, इससे पहले टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब गांव के लोग कॉटन प्रोड्यूस करते थे, और फिर गांव से ही कॉटन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई, फिर कॉटन मिल्स लोगों ने खरीदे, सेटअप किए एक जगह पे, फिर वहीं से कॉटन इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया, और इससे जो है बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। और पढ़े कि इतना ही पढ़े?
द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब हमें देखना है पेस। पेस मीन्स किस रफ्तार से जो है इंडस्ट्रियल चेंज हुई, कैसे कहाँ पे इंडस्ट्रीज आई। सो हाउ रैपिड वाज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने देखा टेक्नोलॉजी आई 1787 के बाद, तो अब देखना है कि ये इसमें कितनी रफ्तार थी, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, इस टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज ने कितनी रफ्तार पकड़ ली, कितनी रफ्तार के साथ ये चेंज हो गया। अप टू 1840 कॉटन वाज लीडिंग सेक्टर इन प्रोडक्शन। 1840 तक जो है कॉटन सबसे ज्यादा हाईएस्ट था, यानी कि पहले लीडिंग सेक्टर था, सबसे अव्वल नंबर पे जो है कॉटन प्रोड्यूस होता था। बट देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड। अब यही वो जमाना था जब 1814 में 1840s में इंग्लैंड में क्या हो रहा था, रेलवेज वजूद में आ रहे थे, रेलवे ट्रैक्स वजूद में आ रहे थे, विच मीन्स कि रेलवेज को बनाने के लिए आयरन और स्टील की जरूरत थी। तो मैंने पहले ही कहा था जब मैंने स्टार्ट यूनिट किया कि जब लोग एक्सपेंशन हो गए, जब लोगों ने नई नई कॉलोनीज बनी, जो भी लोग पैदा हुए, जब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, चाहे कॉलोनीज इंक्रीज हुए, जो भी इंक्रीज हुआ, उससे जो है डिमांड भी इंक्रीज हो गई। और अब जो है यहाँ पे अगर इंग्लैंड में रेलवेज बन रहे थे, तो रेलवेज को बनाने के लिए स्टील और आयरन की जरूरत थी, और स्टील और आयरन की डिमांड जो है क्रिएट हो गई यहाँ पे। बाय 1873 इट मींस इससे 30 साल के बाद 23 साल के बाद 23 साल के बाद ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग 77 मिलियन पाउंड्स विच वाज डबल टू द कॉटन एक्सपोर्ट। अब जो है ब्रिटेन इंग्लैंड में 77 पाउंड स्टील और आयरन प्रोड्यूस हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, इंग्लैंड से बाहर निकल रहा था, विच वाज द डबल ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट। अब मींस कॉटन जो है दूसरे नंबर पे आया था, स्टील और आयरन जो है पहले नंबर पे आया था। न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट easily displace traditional industries। अगर अब इंडस्ट्रीज आई थी, टेक्नोलॉजी भी आई थी, अगर अब कॉटन इंडस्ट्री भी अब बनी थी, स्टील इंडस्ट्री भी अब बनी थी, आयरन इंडस्ट्री भी अब बनी थी, लेकिन इस नए नए इंडस्ट्रीज ने जो है पुरानी इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली खत्म नहीं किया। तो अभी भी पुराने इंडस्ट्रीज में ही लोग काम करते थे, क्योंकि हमने देखा मशीन को चलाने के लिए लोगों को आता नहीं था मशीन चलाना, तो उन्होंने प्रेफर किया घर में ही काम करना। At the end of the 19th century, less than 20% of the workers were employed in industrial sector, rest 80% in traditional sector। फिर जो 19th century खत्म हुई, यानी कि 1890 1900 तक जो है, फिर एक डेटा हमारे सामने आता है कि 1900 में क्या हुआ। 1900 में खाली 20% लोग जो है काम करते थे इंडस्ट्रीज में, नए नए इंडस्ट्रीज में, और बाकी 80% लोग जो है अभी भी काम करते थे अपने घर में ही, जो उन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी। The cotton and metal was not able to change the pace of traditional industries। अगर जो cotton industries बहुत ज्यादा अब expand हुई थी, या metal industries बहुत ज्यादा अब expand हुई थी, लेकिन तब भी ये पुरानी industries के साथ कुछ भी compete करने में, competition में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए थे। So but traditional industries experienced many changes brought by small inventions। लेकिन कुछ चेंजेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी आई। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मींस जो लोग घर में काम करते थे, उसमें क्या हुआ, फूड प्रोसेसिंग का काम आया, बिल्डिंग का काम आया, बिल्डिंग वर्क्स मींस घर बनाने का काम आया, पोट्री का काम आया, ग्लास वर्क का काम आया। तो ये सारी इन्वेंशंस वहां पे लोगों के पास आई। उन्होंने घर में ही अब जो है पोट्री का काम भी करना शुरू किया था, फूड प्रोसेसिंग का काम भी करना शुरू किया था। सो न्यू टेक्नोलॉजी टुक लॉन्ग टाइम टू स्प्रेड। अब जो है नई टेक्नोलॉजी का ये नेगेटिव इफेक्ट बोलो या पॉजिटिव इफेक्ट बोलो, इसको टाइम लगा, इंडस्ट्रीज को टाइम लगा फैलने में। क्यों लगा? न्यू टेक्नोलॉजीज टुक लॉन्ग टाइम टू स्प्रेड। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा एक बार मशीन ले आता था, उसको फिर बहुत ज्यादा डर रहता था कि अगर मेरी मशीन खराब हुई थी, क्योंकि पहले पहले अगर हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं, हम दुकानदार से पहले पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट की सर्विस है क्या, इस प्रोडक्ट का सर्विस स्टेशन कहीं पे है क्या। क्योंकि तब जाके जब इंडस्ट्रीज पहले पहले आए, टेक्नोलॉजी पहले पहले आए, पहले इनका सर्विस स्टेशन कभी कहीं पे भी नहीं था। तो लोग हिचकिचाते थे इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, क्योंकि इनको खौफ रहता था, डर रहता था कि अगर हमने ये प्रोडक्ट्स खरीदे, हो सकता है कि अगर ये प्रोडक्ट हमारा खराब हुआ, अगर ये मशीन खराब हुई, फिर हम इसको कहाँ पे रिपेयर करेंगे। तो इसके साथ हम कंक्लूड कर सकते हैं, रिपेयरिंग वाज कॉस्टली विच स्केयर्ड द मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू सेट अप मशीन्स। तो कंक्लूड हम कर सकते हैं, मिड 19th century a worker was not a machine operator but a traditional craftsman and a labor।
अब भी एक वर्कर जो लेबर था, घर में काम करने वाला ही लेबर था, बल्कि मशीन को चलाने वाला लेबर नहीं था, क्योंकि मशीन के साथ अभी लोग उतने ज्यादा जुड़े नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे। मैंने एक मिसाल यहाँ पे दी, यही कि रिपेयरिंग अभी जो मशीन्स का था बहुत ज्यादा कॉस्टली था, एक तो महंगा था, दूसरा इजीली अवेलेबल नहीं था, तो फिर जो है लोग अभी भी प्रेफर कर रहे थे घर में ही काम